प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड के इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व कक्षाओं में हमने अध्ययन किया था कि स्वतंत्र व्यापार क्या है, स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में तर्क, स्वतंत्र व्यापार के विपक्ष में तर्क आदि चीज़ों का हमने आज हम संरक्षण अर्थात प्रोटेक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। संरक्षण एक ऐसी नीति है जिसके अंतर्गत सामान्य रूप से आयात कर लगाकर अथवा घरेलू उत्पादकों को आर्थिक सहायता देकर घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाता है। मानी जो संरक्षण होता है उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है घरेलू उद्योग धंधों को संरक्षण प्राप्त करना। संरक्षण कैसे प्राप्त किया जाता है? इसमें घरेलू उद्योग धंधों को आर्थिक सहायता दी जाती है, उनको अनुदान दिया जाता है, अन्य प्रकार की रियायतें भी दी जाती है। दूसरी तरफ विदेशी जो वस्तुएं हैं जिनका हम आयात करते हैं उन पर प्रशुल्क लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है। यानी आयातित वस्तुओं पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको अर्थशास्त्र की भाषा में प्रशुल्क कहते हैं। तो आयातित वस्तुओं पर प्रशुल्क लगाकर अर्थात कर लगाकर उन वस्तुओं को भारतीय बाजार में महंगी की जाती है, अर्थात उनकी कीमतें बढ़ जाती है, जिससे कि घरेलू बाजार में उन वस्तुओं को कम से कम खरीदा जा सके और घरेलू उद्योग को संरक्षण प्राप्त हो। तो संरक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि जिन वस्तुओं का हम विदेशों से आयात करते हैं उन पर भारी मात्रा पर टैक्स लगे और वही वस्तुएं जो हमारे देश के उद्योग धंधे जिनका उत्पादन करते हैं उनको संरक्षण प्राप्त हो, उनको आर्थिक सहायता हो और वही हमारे देश में ही उन वस्तुओं का उत्पादन किया जा सके। आधुनिक रूप में संरक्षण का सर्वप्रथम विवेचन अमेरिकन अर्थशास्त्री अलेक्जेंडर हैमिल्टन की 1791 में प्रकाशित रिपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर में मिलता है, जिसमें उन्होंने संघर्ष अमेरिका उद्योग को प्रोत्साहन देने हेतु संरक्षण देने का समर्थन किया था। यानी संरक्षण की यदि सर्वप्रथम किसी ने चर्चा की थी तो वो थे अमेरिकन अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलेक्जेंडर हैमिल्टन। सन 1791 में उन्होंने एक लेख लिखा रिपोर्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चर, जिसमें उन्होंने चर्चा की कि अमेरिका में किस प्रकार उत्पादक अपने उद्योग धंधों को डेवलप करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसके बाद में जर्मन अर्थशास्त्री फ्रेडरिक लिस्ट ने भी हैमिल्टन के विचारों को पसंद किया। 19वीं शताब्दी में अमेरिका में हेनरी चार्ल्स चेरी के नेतृत्व में संरक्षणवादियों की एक शक्तिशाली शाखा का प्रादुर्भाव हुआ। अब संरक्षण की कुछ परिभाषाएं, मतलब ये तो था संरक्षण का अर्थ। कई बार 2 नंबर का प्रश्न आ जाता है, संरक्षण से क्या तात्पर्य है? तो संरक्षण से क्या तात्पर्य ये होता है, यानी आयात प्रभावों को रोकने के लिए प्रशुल्क लगाने तथा कोटा निर्धारित करने की नीति को संरक्षण कहा जाता है। या दूसरे शब्दों में हम यूँ कहें कि आयातों को हतोत्साहित कर घरेलू उद्योग धंधों को बढ़ावा देने की नीति को संरक्षण कहा जाता है। अब इसकी कुछ परिभाषाएं, उसमें मुख्य रूप से पेन-गुइमिन सब के अनुसार आयात के प्रभाव को रोकने के लिए प्रशुल्क लगाने तथा कोटा निर्धारित करने की नीति को संरक्षण कहा जाता है। यहाँ पर प्रशुल्क मैंने आपको बता दिया कि प्रशुल्क का क्या तात्पर्य है। प्रशुल्क का तात्पर्य है कि आयातित वस्तुओं पर जो कर लगाया जाता है, जो टैक्स लगाया जाता है, उसको प्रशुल्क कहते हैं। अंग्रेजी में जिसको कस्टम ड्यूटी कहते हैं। दूसरे आपके कोटा में क्या होता है कि एक सरकार ये निश्चित करती है कि 1 वर्ष की अवधि में या एक निश्चित समय अवधि में हम किस वस्तु का कितनी मात्रा में आयात करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर सरकार ने तय किया कि हमें एक वित्तीय वर्ष 2020-21 में हमें खाद्यान्न तेलों का 1 लाख लीटर आयात करेंगे।
तो कोटा में क्या होता है, जितनी मात्रा सरकार तय करती है उससे अधिक वस्तु का आयात नहीं किया जाता। दूसरे हैं प्रोफेसर ए मुराद के शब्दों में राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाने की नीति को संरक्षण कहते हैं। मानी प्रोफेसर ए मुराद ये कहते हैं कि देश के हितों के लिए, राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर जो प्रतिबंध लगाया जाता है उसको हम संरक्षण कहते हैं। अब है संरक्षण की विधियाँ। ऐसी कौन कौन सी विधि हैं जिसके द्वारा संरक्षण को बढ़ावा दिया जाता है, जिसमें सर्वप्रथम है आयात प्रशुल्क, इम्पोर्ट्स ड्यूटीज ऑफ टैरिफ। संरक्षण को ये संरक्षण की सबसे प्राचीन और प्रचलित विधि है। इसमें क्या होता है कि विदेशी जो वस्तुएं हैं जिनका हम आयात करते हैं उनको रोकने के लिए उन पर भारी मात्रा में क्या लगाया जाता है, प्रशुल्क लगाया जाता है। प्रशुल्क लगाने से क्या होता है कि आयातित वस्तुओं की भारतीय बाजार में कीमतें ऊंची होगी, और जब किसी वस्तु की कीमतें ऊंची होगी तो उसकी बिक्री अपने आप ही कम हो जाएगी। नेक्स्ट है आयात कोटा। जैसे अभी हमने आपको बताया था ऊपर कि सरकार ये तय करती है कोटा के तहत कि एक निश्चित समय अवधि या एक वित्तीय वर्ष, जो भारत में एक वित्तीय वर्ष होती है, कि किसी वस्तु की कितनी मात्रा का आयात किया जाए, तो वो निश्चित कर लिया जाता है। नेक्स्ट है वैधानिक निषेध। कभी कभी कुछ विशेष परिस्थितियों में सरकार कानून द्वारा कुछ वस्तुओं के आयात अथवा निर्यात पर प्रतिबंध लगा देती है। वैधानिक निषेध, लीगल प्रोहिबिशन, मानी सरकार ये निर्णय लेती है राष्ट्रीय हित में कभी कभी कि हमें किसी वस्तु विशेष को ना तो उसका हम आयात करेंगे ना उसका निर्यात करेंगे, उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाता है। लाइसेंस प्रणाली। नेक्स्ट है लाइसेंस प्रणाली। लाइसेंस प्रणाली में सरकार क्या करती है, कुछ चुनिंदा व्यापारियों को लाइसेंस प्रदान करती है कि जिन व्यापारियों के पास लाइसेंस है वही वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात कर सकते हैं। जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो वस्तु का आयात निर्यात नहीं कर सकते। नेक्स्ट है सरकारी अनुदान। अब संरक्षण में सरकार अनुदान देकर, सब्सिडी देकर भी उद्योगों को बढ़ावा देती है। जैसे घरेलू जो उद्योग धंधे हैं, कई बार सरकार जो छोटे लघु और कुटीर उद्योग धंधे हैं उनको बढ़ावा देने के लिए उनको आर्थिक सहायता देती है, सब्सिडी देती है, जिसको हम अनुदान कहते हैं। तो उनका मुख्य जो उद्देश्य होता है कि उस उद्योग धंधे को पनपने के लिए, खड़ा होने के लिए उनको एक सहायता मिलती है, एक बैकअप मिलता है। नेक्स्ट है भेदमूलक परिवहन दरें। सरकार कभी कभी विदेश से आई हुई वस्तुओं पर ऊंची परिवहन दरें लगा देती है, जिससे कि वो वस्तुएं घरेलू बाजार में अतोत्साहित होती है। वहीं आयातित माल महंगा हो जाएगा। यदि उन पर परिवहन की दरें ऊंची लगाएंगे तो आयातित माल महंगा हो जाएगा। नेक्स्ट है राजकीय व्यापार। विदेशी व्यापार के राष्ट्रीयकरण द्वारा सरकार संपूर्ण विदेशी व्यापार को अपने हाथ में लेती है और देश की आवश्यकता के अनुसार ही आयात निर्यात करती है, जिसके परिणाम स्वरूप वांछित उद्योगों को यथोचित संरक्षण मिल जाता है। राजकीय व्यापार मानी कभी कभी सरकार क्या निर्णय लेती है कि कुछ वस्तुओं को केवल सरकार ही व्यापार करती है, व्यापारियों को अनुमति नहीं देती, व्यापारियों को लाइसेंस नहीं देती। इसका मुख्य उद्देश्य है कि कुछ जो चयनित जो उद्योग धंधे हैं उनको संरक्षण प्रदान किया जाए। अवमूल्यन, कई बार प्रश्न भी आ जाता है 2 नंबर का कि अवमूल्यन से क्या तात्पर्य है। अवमूल्यन से तात्पर्य होता है कि एक देश जानबूझकर अपनी मुद्रा का मूल्य दूसरे देश की मुद्रा के मूल्य से कम कर देता है, उसे हम अवमूल्यन कहते हैं। एक बार मैं पुनः बोल रहा हूँ कि एक देश जानबूझकर अपनी मुद्रा का मूल्य दूसरे देश की मुद्रा के मूल्य से कम कर देता है तो उसे हम अवमूल्यन कहते हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य ये होता है कि अवमूल्यन से आयात तो महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। नेक्स्ट है विनिमय नियंत्रण। विदेशी मुद्रा की उपलब्धि को नियंत्रण
करने से भी आयात की मात्रा नियंत्रित की जाती है। जब देश के व्यापारी विदेशों से आयात करते हैं तो उनका भुगतान करने के लिए उसको विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है। तो सरकार कई बार आयातों को हतोत्साहित करने के लिए विदेशी मुद्रा पर कंट्रोल कर देती है। यदि व्यापारियों को भुगतान के लिए विदेशी मुद्रा प्राप्त नहीं होगी तो आयात कम हो जाएंगे, जिससे भी घरेलू उद्योग धंधों को संरक्षण प्राप्त होगा। सीमा कर नियमावली। कभी कभी सीमा संबंधी नियम कड़े एवं जटिल कर दिए जाते हैं, जिससे आयातकों की कठिनाइयाँ बढ़ती है और आयात सीमित हो जाते हैं। तो ये तो थे आपके संरक्षण की विधियाँ कि ऐसी कौन कौन सी विधियों के द्वारा संरक्षण को बढ़ावा दिया जाता है। अब है संरक्षण के पक्ष में तर्क। संरक्षण के पक्ष में क्या तर्क है? संरक्षण के पक्ष में तर्क देखिए आप। संरक्षण के पक्ष में तर्क को मुख्य रूप से यहाँ पर 3 भागों में विभाजित किया गया: आर्थिक तर्क, गैर आर्थिक तर्क और मिथ्या तर्क। जिसमें पहला है आपके आर्थिक तर्क। आर्थिक तर्क में भी पहला पॉइंट है शिशु उद्योगों का तर्क। मानी संरक्षण क्यों दिया जाता है, उसके मुख्य कारण क्या है, उसके पक्ष में क्या तर्क है, जिसमें शिशु उद्योगों का तर्क। सरकार शिशु उद्योगों को पनपाने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए संरक्षण को अपनाता है। शिशु उद्योग किसे कहते हैं? मानी ऐसे उद्योग जो नए नए प्रारंभ किए गए हैं और अभी तक इतने परिपक्व नहीं हुए कि उनको सरकार की कोई सहायता की आवश्यकता न हो। यानी जो नए नए प्रारंभ किए हैं, अभी उनको डेवलप होने की आवश्यकता है, तो उनको संरक्षण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है उद्योगों में विविधता का तर्क। संरक्षण देने का दूसरा तर्क ये भी है कि यदि हम विशिष्टीकरण को अपनाएंगे तो कुछ चुनिंदा वस्तुओं का ही हम देश में उत्पादन करेंगे। तो यहाँ पर सरकार यह निर्णय लेती है कि हमें विदेशों पर निर्भर न रहकर सभी वस्तुओं का उत्पादन घरेलू माने अपने देश में किया जाए। मानी सभी प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। रोजगार में वृद्धि का तर्क। नेक्स्ट है रोजगार में वृद्धि का तर्क। मानी जब ज़्यादा उद्योग धंधे लगेंगे, सभी वस्तुओं का उत्पादन होगा, तो लोगों का रोजगार बढ़ेगा। नेक्स्ट है आय का तर्क। यहाँ पर संरक्षण के पक्ष में तर्क देने वाले कहते हैं कि यदि हमें आयात पर टैक्स लगाते हैं, प्रशुल्क लगाते हैं, तो देश की आय बढ़ेगी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संसाधनों के संरक्षण का तर्क। यदि हम आयात निर्यात पर रोक लगाते हैं, उनको नियंत्रित करते हैं, तो हमारे जो घरेलू जो संसाधन हैं उनके दोहन पर रोक लगेगी या नियंत्रण हो जाएगा। आधारभूत उद्योगों का तर्क। आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं? आधारभूत उद्योग वे उद्योग कहलाते हैं मानी जिनकी सहायता से अन्य उद्योग धंधों की स्थापना की जाती है। जैसे लोहा एवं इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग आदि क्या कहलाते हैं? आधारभूत उद्योग। मानी लगभग सभी उद्योगों में आपके लोहा और इस्पात की ज़रूरत पड़ेगी, सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है कई चीज़ों में। तो ये आधारभूत उद्योग है। जब तक इनको हम डेवलप नहीं करेंगे, अन्य उद्योग धंधों को हम विकसित नहीं कर सकते। नेक्स्ट है राशिपातन विरोधी तर्क। संरक्षण देने का जो दूसरा तर्क है वो राशिपातन विरोधी तर्क है। जैसे कई बार प्रश्न भी आ जाता है, मैंने पहले भी आपको बताया था पिछली कक्षा में कि प्रश्न आता है कि राशिपातन से क्या तात्पर्य है या राशिपातन का क्या अर्थ है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं डंपिंग। डंपिंग इसमें क्या होता है कि एक देश अपनी वस्तु को घरेलू बाजार की तुलना में विदेशी बाजार में नीची कीमत पर बेचता है, तो उसको राशिपातन कहते हैं। एक बार पुनः मैं आपको बता रहा हूँ, एक देश जानबूझकर किसी वस्तु को घरेलू बाजार की तुलना में विदेशी बाजार में जानबूझकर सस्ती या नीची कीमत पर बेचता है, तो उसे हम राशिपातन कहते हैं।
ये गलाकाट प्रतियोगिता के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है भुगतान शेष का तर्क। यदि हम आयात पर ज़्यादा टैक्स लगाएंगे, प्रशुल्क लगाएंगे, तो हमारा भुगतान शेष अनुकूल हो जाएगा। अब गैर आर्थिक तर्क, इसका अध्ययन हम कल करेंगे।